ये देखिए टेम्पल माउंट नामक जगह है जहां अल-अक्सा मस्जिद है, और डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द चेन है, वेस्टर्न वॉल है। वेस्टर्न वॉल यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है, और अल-अक्सा मस्जिद के बारे में माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने नमाज यहाँ अदा की थी और यहीं से वे स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। तो ये अल-अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। यही डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द चेन भी है। यहीं पर वो जगह है जहां पर बैठ के यहूदियों के पवित्र राजा सोलोमन न्याय किया करते थे, और यहीं पर एक ऐसा जगह है जहां माना जाता है कि खुदा कयामत के समय सभी लोगों के का हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, और यही वह जगह है जो ईसाइयों के लिए भी काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि ईसा मसीह भी यहाँ पर आए थे। तो ये यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों धर्मों के लिए काफी पवित्र है, और यही यहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है जो आज संघर्ष का विषय बना हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि संघर्ष का विषय क्या बना हुआ है, कौन कौन सा ऑपरेशन यहूदियों के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया। अभी आप लोग न्यूज में सुने होंगे, इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच युद्ध जारी है, और युद्ध के क्रम में जो युद्ध हुए है, हमास के तरफ से जो इजराइल के अगेंस्ट ऑपरेशन किया गया है, युद्ध थोपा गया है इजराइल पर, उसको हमास ने नाम दिया है अल-अक्सा फ्लड। क्या नाम दिया है? अल-अक्सा फ्लड। अल-अक्सा फ्लड। अब ये अल-अक्सा नाम क्यों दिया गया? अल-अक्सा फ्लड क्यों नाम दिया गया? दरअसल जेरूशलेम में टेम्पल माउंट नामक एक जगह है। क्या? टेम्पल माउंट नामक एक जगह है, और उस कैंपस में अल-अक्सा मस्जिद है जहां माना जाता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी। ठीक है, और वहां से वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। तो इसलिए ये अल-अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है, जो टेम्पल माउंट कैंपस में है। ये टेम्पल माउंट कैंपस कहाँ है? जेरूशलेम में। ठीक है, और उसी कैंपस में डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द चेन, वेस्टर्न वॉल जो यहूदियों का पवित्र जगह है। ठीक है, और वहीं पर ऐसा जगह भी है जहां माना जाता है कि यहूदियों का एक पवित्र राजा सोलोमन हुआ करता था जो बैठकर न्याय करता था। क्लियर है? तो वो कैंपस बहुत ही पवित्र माना जाता है, मुसलमानों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी पवित्र माना जाता है। तो ये सदियों से यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच इस कैंपस पर अधिकार के लिए संघर्ष होता रहा है। और इसी क्रम में अप्रैल 2023 में, जैसा कि हमास वालों का कहना है, हमास के लोगों का कहना है कि अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद, जो मुसलमानों का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है, वहां पर इजरायली आर्मी या इजरायली पुलिस के द्वारा बम फेंके गए थे। हैंड ग्रेनेड होता है ना, बम फेंके गए थे। तो ये अभी जो हमास के तरफ से लड़ रहे हैं, उनके कमांडर मोहम्मद देईफ हैं, उनका कहना है कि ये अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में बम फेंक कर इजरायलियों के द्वारा उसे अपवित्र करने का जो प्रयास किया गया था, उसी का जवाब है अल-अक्सा फ्लड। आप लोग सुने ही होंगे, एकाएक 5000 रॉकेट हमास के द्वारा इजरायलियों पर दागा गया। तो उसको नाम क्या दिया गया? और ये नाम, ये जो मीडिया में आया है, वो मोहम्मद देईफ है कमांडर, उन्होंने ही कहा है कि ये हमारा ये अल-अक्सा फ्लड है, और ये देईफ या दीफ ने घोषणा किया है। ठीक है, कि अल-अक्सा फ्लड जो है वह अल-अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने के प्रयास का बदला है। यह प्रयास कब किया गया हमास के अनुसार? अप्रैल 2023 में। क्लियर है? ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। बहुत बड़ा राज मत कहिए, एक निहित उद्देश्य इसमें यह है कि फिलिस्तीन का मुद्दा जो है उसको हमेशा लाइट में रखना, अरब लोगों के, अरब नेशंस, अरब के देशों के सामने उस मुद्दा को बनाए रखना, ताकि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन का कभी न कभी उदय हो। ठीक है, इस टारगेट को सभी अरब देश स्वीकार करें। इसी उद्देश्य से हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट के साथ एक साथ हमला किया। अब ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2020 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ था,
इजराइल का यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन, मोरक्को, सूडान के साथ अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जिसमें इन देशों ने, मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता दिया। तो हमास वालों को लगा कि धीरे धीरे सभी अरब देश इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। क्लियर है? और हाल में ये इंफॉर्मेशन आया था, सूचना फैली हुई थी कि सऊदी अरब भी अमेरिका के प्रभाव में इजराइल को मान्यता देने वाला है। तो इस तरह अरब में इजराइल को स्वीकृति मिल जाती तो फिलिस्तीन के स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में उदय का मुद्दा क्या हो जाता? गौण हो जाता। इसलिए उस मुद्दा को बनाए रखने के लिए हमास वालों ने अल अक्सा फ्लड को ऑपरेट किया। लेकिन तत्काल घोषित क्या किया है इन्होंने कि अक्टूबर 2023 में अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने के यहूदियों के प्रयास के बदले के तौर पर हमने अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन आरंभ किया है। क्लियर है? अब ये यहूदियों के लिए भी जीवन मरण का सवाल हमेशा से रहा है, क्योंकि वे मुस्लिम राष्ट्रों से घिरे हुए हैं और उनके लिए भी अल अक्सा मस्जिद वाला जो कैंपस है, टेंपल माउंट, वो पवित्र है और बहुत भारी क्षति हुई है। हमास ने यहूदियों को भारी क्षति पहुंचाया है। तो जवाब में जो ऑपरेशन यहूदियों के द्वारा, इजरायलियों के द्वारा शुरू की गई है, उसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ आयरन। क्लियर है? हमास ने जो ऑपरेशन आरंभ किया उसका नाम क्या हुआ? अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन। क्यों नाम हुआ? सब समझ गए? दूसरा, अच्छा, अल अक्सा फ्लड का पहला कारण क्या हुआ? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था? अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने के प्रयास कब हुआ था? अप्रैल 2023 का बदला। ये किसने कहा? हमास के कमांडर किसने? मोहम्मद दीफ ने। लेकिन इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था? अब्राहम अकॉर्ड के कारण फिलिस्तीन का जो मुद्दा गौन पड़ रहा था उसको फिर से जगाना। अब्राहम अकॉर्ड के कारण फिलिस्तीन के मुद्दे को गौन पड़ते जाना। ठीक है? तो अब्राहम अकॉर्ड के कारण जो फिलिस्तीन का मुद्दा गौन पड़ रहा था, उस मुद्दे को फिर से जागृत करना, अरब देशों के सामने रखना कि इस मुद्दा को आप भूलिए नहीं, ये था। तो इजरायलियों ने क्या शुरू किया? स्वॉर्ड ऑफ आयरन। स्वॉर्ड ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ? लोहे की तलवार। अब इजरायलियों ने यही नाम क्यों रखा है? स्वॉर्ड ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ? तलवार, मजबूत तलवार, जो दुश्मन में भय पैदा कर दे, दुश्मन में भय पैदा कर दे। बाइबल में इसकी चर्चा मिलती है स्वॉर्ड ऑफ आयरन में, और माना जाता है कि मृत्यु का दूत जो है वह स्वॉर्ड ऑफ आयरन लेकर चलता है, मृत्यु का दूत, और जिसको मारना है उसका मारना तय है। किससे? स्वॉर्ड ऑफ आयरन से। इजरायलियों का ये भाव है कि स्वॉर्ड ऑफ आयरन ऑपरेशन जो है वह हमास के लिए क्या है? मृत्यु का दूत है। इसे समाप्त करके ही दम लिया जाएगा। तो युद्ध जारी है। अरब देश किसके पक्ष में है? हमास के पक्ष में है। कई अरब देश तटस्थ हैं और समूचा यूरोप किसके पक्ष में है? इजराइल के पक्ष में है। अमेरिका इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में अधिकांश रिसोर्स पर यहूदियों का प्रभुत्व है। आप नोबेल प्राइज की सूची देखिए, उसमें अधिकांश, सबसे अधिक किसको मिला हुआ? यहूदियों का। यहूदी डायस्पोरा जो है अमेरिका में पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में काफी डोमिनेंट है, तो उसको अमेरिका कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ठीक है? इसलिए अमेरिका खुलकर समर्थन कर रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। अब आते हैं ये अल अक्सा फ्लड और स्वॉर्ड ऑफ आयरन, ये जो कुछ हो रहा है हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे भारत पर थोड़ा संक्षेप में जानकारी ले लेंगे, क्योंकि अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, शायद लंबा खींचेगा। दोनों पक्ष के लिए जीवन और मरण का विषय है। लंबा खींचेगा तो धीरे धीरे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो स्पष्ट होगा। तत्काल भारत ने हमेशा की तरह शांति का मैसेज दिया है। वार्ता, कूटनीति, शांति, संयम का संदेश हमेशा से हमारे देश की तरफ से होता रहा। आप लोग सुने ही होंगे कि नेतन्याहू ने बात भी किया है किससे? इजराइल से। आरंभ में हमारे देश ने इजराइल को मान्यता तो दिया था, लेकिन राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया था। बाद में राजनयिक संबंध भी स्थापित किया। इजराइल से हमारा संबंध मजबूत भी हुआ, फिलिस्तीन से भी हमारा संबंध मजबूत था, इजराइल से भी हमारा संबंध मजबूत था। आई फॉर आई का नारा एक समय दिया गया था,
जब पीएम मोदी इजराइल गए थे, इंडिया फॉर इजराइल और इजराइल फॉर इंडिया। बहुत दिनों तक इजराइल को हमारे देश ने मान्यता नहीं दिया था और फिलिस्तीन के पक्ष में भारत हमेशा मजबूती से खड़ा रहा था। यासिर अराफात जब आते थे तो वो इजराइल के लिए आतंकवादी थे, लेकिन भारत के लिए चीफ गेस्ट की तरह आते थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनको अपनी बहन की तरह मानते थे। इंदिरा गांधी भी भाई की तरह, सगा भाई की तरह मानती थी। ठीक है, तो फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीनी लोगों के साथ भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा, लेकिन बाद में भू राजनीति और कूटनीतिक व्यवस्था बदलने की रणनीति ऐसी बदली कि हमें इजराइल को ही साथ लाना पड़ा। ठीक है, हमने अपनी विदेश नीति को संतुलित किया, इजराइल के पक्ष में भी हम गए, इजराइल के अधिकार को भी समझा, फिलिस्तीन के अधिकार को भी और इजराइल के अधिकार को भी समझा। इजराइल से भी हमारा संबंध मजबूत है। और जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई वॉज वेटिंग फॉर 70 ईयर्स। हम मिस्टर प्रधानमंत्री, हम आपका 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यानी इजरायलियों में ये थी कि कब भारत से हमारा संबंध मजबूत हो, क्योंकि एक दिल को छू लेने वाला वाकया है, प्रसंग है। यहूदी जब पूरी दुनिया में प्रताड़ित हो रहे थे तो एक भारत ही था जहां यहूदियों को कोई प्रताड़ना झेलना नहीं पड़ा। स्वेच्छा के साथ, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ यहूदी यहां रहते रहे। ठीक है, तो भारत की तरफ, भारत जो था एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर, इमोशनल अटैचमेंट किसका? यहूदियों का। जब वो इजराइल में भी सताए गए यहूदी, अरब में भी, यूरोप में भी, सब जगह उस समय भारत में, भारत के लोगों में, भारत के समाज में यहूदियों को पर्याप्त सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता दी गई। तो वेट कर रहे थे तो भारत से अच्छा प्रभाव पड़ा। तो वहां पर अभी 18,000 लगभग भारतीय हैं। कहा? वो फंस गए हैं। तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं है। हम लोगों ने आरंभ किया है क्या? ऑपरेशन अजय। और आज पहली फ्लाइट जा रही है लाने के लिए और नेवी वालों को भी तैयार रखा गया है। ऑपरेशन अजय। कितने लगभग भारतीय हैं वहां? 18,000। तो हमारा संबंध इजराइल से भी बढ़िया है और फिलिस्तीनियों से भी बढ़िया है। फिलिस्तीन के अधिकार और दायित्व को भी हम समझते हैं और इजरायलियों के अधिकार और कर्तव्य को भी समझते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अजय हम लोगों ने आरंभ किया है। क्लियर है? दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, तत्काल आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अन्य अरब देश भी इसमें आते हैं, इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं, तो क्या ऊर्जा संकट, ऑयल क्राइसिस हो सकता है, ऑयल वैल्यू बढ़ सकता है। समझ आई बात? आज जब ये बढ़ेगा तो पहले ही रूस यूक्रेन ने महंगाई बढ़ाया है और महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन बढ़ेगा और अरब देश अगर उलझ जाते हैं इससे, तो अरब देशों में अभी इजराइल में 18,000 लोग हैं, यूएई में, सऊदी अरब में यूएई की 1/3 आबादी है। अरे यूएई तो बहुत सदा हुआ प्रतिक्रिया दिया है। ऐसा नहीं लगता कि यूएई ये जाएगा हमास के पक्ष में, सभी में प्रतिक्रिया दिया। तो यूएई है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, सब जगह भारतीय है और सब जगह भारतीय कमाते हैं, भेजते हैं। वो जो भेजते हैं, एनआरआई डिपॉजिट जो होता है हमारे यहाँ, फॉरेन रेमिटेंस जिसको कहते हैं, विदेशी संप्रेषण, उसका भी स्तर गिरेगा। जिससे कैपिटल अकाउंट हमारा को नुकसान पहुंच सकता है, पूंजी खाता को नुकसान पहुंचता। विदेशी संप्रेषण और जगह जगह भारतीय रहते हैं, सभी जगह के भारतीयों के बारे में, सुरक्षा के बारे में हमारी चिंता बढ़ेगी। और आपको याद होगा I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। तो I2U2 अगर इजराइल या यूएई उलझ गया हमास के, अभी कोई संभावना नहीं लेकिन हो सकता है, तो फिर ये I2U2 क्या होगा? ठंडे बस्ते में। और अभी आपने देखा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर G20 के अवसर पर दिल्ली में लॉन्च हुआ, वीडियो भी बनाए थे ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। नहीं, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में इजराइल भी है और यूएई भी है ना, तो वो भी क्या पड़ेगा? ठंडे बस्ते में। तो कौन कौन चीज ठंडा बस्ता हो जाएगा? इजराइल और फिलिस्तीन पर एक बहुत गहराई से, और उसका हिस्ट्री क्या रहा है, दोनों के बीच संघर्ष का क्यों हो रहा है, सब पर सारे पहलू को समेटते हुए एक दिन लंबा वीडियो बनाएंगे ताकि रीजन पूरी तरह क्लियर हो जाए। क्योंकि ये लग नहीं रहा है कि जल्दी खत्म होने वाला। अगर खत्म हो भी गया तो फिर भी कभी 2 साल 3 साल पर संघर्ष चलता रहेगा। तो क्या बताया मैंने? I2U2
और क्या, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर क्या हो जाएगा, ठंडे बस्ते में, यानी इनकी गतिविधि कमजोर, इनके संबंध में जो गतिविधियां थी देशों की वो कमजोर पड़ सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और भी, जैसे अभी आज एक न्यूज में पढ़ रहे थे कि फिरोजाबाद कांच निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, तो कांच की मांग मिडिल ईस्ट से यूरोप से होती है, वो बाधित हो गई। हजारों करोड़ का नुकसान वहां के फिरोजाबाद के व्यापारियों को। समझ भाई बात, तो युद्ध अगर होता है तो सप्लाई चेन बाधित होता है, तो आयात निर्यात पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और फिर अभी हाल में यूएई के साथ हमारा संबंध काफी मजबूती से, सऊदी अरेबिया के साथ भी, मुस्लिम कंट्रीज जितने, ईरान के साथ भी हमारी संबंध बहुत मजबूत है। और जब हमास और इजराइल से इनका संबंध, जब हमास और ये इजराइल के बीच अगर युद्ध बड़ा हुआ और उसमें अरब देश आ गए, तो फिर भारत के सामने वही कूटनीतिक अग्नि परीक्षा खड़ी होगी, जैसे जो यूक्रेन और रसिया की, यूक्रेन की तरफ जाए, यूक्रेन यूएसए और रसिया की तरफ जाए, क्योंकि रसिया से भी हमारा संबंध मजबूत है और अमेरिका से भी संबंध मजबूत है, और अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ रहा है। तो कूटनीतिक संतुलन बनाना हमारे लिए क्या था, अग्नि परीक्षा, लेकिन हमने बनाई रखी नहीं। एस जयशंकर ने कहा ना, हम शांति के पक्ष में है। अब पूछा गया कि आप रसिया के पक्ष में है या यूक्रेन के पक्ष में, तो उन्होंने क्या कहा, हम शांति के पक्ष में। ऐसा ही कुछ जवाब हो सकता है जयशंकर यहाँ भी दे। तो अभी स्थिति नहीं आई है, देखिए क्या होता है आगे। तो एक कूटनीतिक अग्नि परीक्षा शुरू होगी भारत। और हमारे यहाँ जानते हैं मुस्लिम समुदाय की आबादी कितनी है, 70%, 70% लगभग है ना। तो हमारे यहाँ जो मुसलमान भाई हैं उनकी सहानुभूति रहती है किससे, फिलिस्तीन से, हमास से, अरब जगत से। ठीक है, तो इसलिए भारतीय राजनीति को भी यह मुद्दा प्रभावित कर सकता है। हो सकता है विपक्ष मुद्दा उठाए, क्या, हमास को बचाओ। ठीक है, तो आंतरिक राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। चलिए, हो गया, आगे देखते जाते, 8 प्रभाव अभी रखिए, फिर आगे देखिए क्या क्या हो रहा है, फिर कभी बात करेंगे हम लोग। एक यहाँ पर एक हाँ, अभी चर्चा में आया है कल परसों की इजराइल ने एक केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। ठीक है, केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है जिसको कहा गया है फास्फोरस बम। मीडिया में ये न्यूज में है, ये फास्फोरस बम क्या है। तो ये फास्फोरस वेपन क्या है क्या, ये फास्फोरस क्या हुआ, केमिकल हो गया। ये क्या हो गया, केमिकल वेपन, क्या हो गया, रासायनिक हथियार। जब किसी केमिकल कंपाउंड का, ठीक है, केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाए किसके लिए, युद्ध में हथियार के तौर पर दुश्मनों के विरुद्ध, तो उसे क्या कहा जाता है, केमिकल वेपन। जब बायोलॉजिकल, बैक्टीरिया वायरस का यूज किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेपन, बायो वेपन। तो ये केमिकल वेपन है। ये है क्या भाई, तो ये रंगहीन केमिकल है और बेहद जहरीला होता है। इसका धुआं भी काफी घातक होता है। ये रंगहीन कलरलेस रसायन है, काफी जहरीला होता है इसका धुआं और घातक होता है। इसका इस्तेमाल जिस इलाके में किया जाता है उसमें ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। ठीक है, और ये 2760 डिग्री टेम्परेचर तक का तापमान ये करता है, उद्भव करता है। 2760 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न कर देता है। और इसके कण जो होते हैं, लाखों महीन कण शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और व्यक्ति की मौत। ताकि केमिकल वेपन पर प्रतिबंध लगाया है यूएनओ ने, फिर भी इस्तेमाल किया गया है। एक समय कहा गया कि दुनिया भर से केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन खत्म कर दिया गया है। तो फिर ये कहां से आया। तो युद्ध से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बात है, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उन बातों को लेकर हम आते रहेंगे। देखते हैं युद्ध कब तक चलता है। हम आशा करें कि युद्ध ना हो, कहीं का भी इंसान मरता है तो वो भी इंसान ही है। किसी के माँ की गोद सुनी होती है, तो कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, माँ की गोद सुनी होना, ठीक है, बेटे बाप का बेटा मरना, बच्चों का मरना, ये सही माना नहीं जा सकता है। ठीक है, हिंसा किसी भी रूप में उचित नहीं माना जा सकता है। हम यही मानते हैं कि युद्ध जितनी जल्दी हो समाप्त हो जाए। लंबा चला युद्ध, तो युद्ध के समाचार को लेकर हम आते रहेंगे। ओके।